हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों आज की फ़िल्म है प्ले डेट। दोस्तों आज की फ़िल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। हमारे आसपास क्या हो रहा है शायद ही आप लोगों को पता हो। इस फिल्म के ज़रिए मेरी बात को आप बेहतर समझ पाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट है, यानी कि एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है। पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है, यहाँ तक कि उसके पास पढ़ाई की फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। उसकी माँ पहले ही गुजर गई और उसके पिता की मौत अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। शायद वो बीमार थे, पर इंश्योरेंस कंपनी उसे पैसे नहीं दे रहे हैं। ये बोलकर कि उसके पिता की मौत एक सुसाइड थी। उसके पास अब ले देकर बस ये घर ही बचा था। यहाँ उसके साथ उसका भाई भी रहता है, टीजे, पर वो अब यहाँ नहीं है। वो भी कोई काम नहीं करता, इसलिए क्लोई और चिंता में थी। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, पर टीजे ने उसका कॉल नहीं उठाया। यहाँ हम देखते हैं वो अपने दोस्त के साथ एक कार में बैठा है, पर वो बार बार क्लोई का फ़ोन कट कर रहा है। हम देखते हैं टीजे के हाथ में एक किताब है। उस किताब का नाम 1984 है, जो कि जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई नोवेल है। ये किताब उन अमीर लोगों पर लिखी गई है जो पर्दे के पीछे रहकर सारी दुनिया चलाते हैं और किसी को इस बात की खबर भी नहीं है किस तरह से वो लोग का माइंड कंट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक सेल फोन्स हैं जो हर वक्त हमें देख रहा और सुन रहा है। इस वक्त हर इंसान की प्राइवेसी लगभग ज़ीरो है। सेल फोन्स के ज़रिए यूथ का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम एक मेंटल स्लेव बनकर रह गए हैं। हम पे करते हैं प्रिविलेज के लिए, जैसे पुलिस और सरकार, पर वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, वो अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर बगल में बैठा रोज़ उसकी बातें सुन थक गया। उसने टीजे को शांत होने को कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों यहाँ आर्म रॉबरी करने आए हैं। उसके पास एक गन है जो कि नकली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों ने आज से पहले कोई रॉबरी नहीं की, ये उनकी पहली चोरी है। दोनों ने स्की मास्क पहना था ताकि उनका चेहरा पहचान में न आए। रोज़ ने उसे वही गाड़ी में रुकने को कहा कि जब वो बाहर आए तो तुरंत वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाए। पर रोज़ भीतर गया, वैसे ही गन शॉट सुनाई दिया। रोज़ भागता हुआ बाहर आया, उसे गोली लगी थी, पर कार का दरवाज़ा खोलने से पहले वो नीचे गिर गया। उसने कहा कि तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ। टीजे वहाँ से जाने लगा। तभी उस शख्स ने गाड़ी के विंडो पर भी शूट किया, पर टीजे बच गया। यहाँ हम देखते हैं क्लोई घर पर अकेली है। तभी डोर पर नॉक की आवाज़ आई। ये कोई और नहीं, उसका भाई टीजे था, जो काफ़ी डरा हुआ है। उसने क्लोई को गले लगाया। उसके पीठ पर कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। क्लोई ने उसे निकाला। यहाँ हमें पता चलता है कि जो टीजे के साथ रोज़ था वो क्लोई का एक्स है। वो उसके साथ 3 सालों तक रिलेशन में थी। यहाँ क्लोई शॉक्ड हो गई कि वो रोज़ के साथ था। उसने पहले ही टीजे को रोज़ के साथ रहने से मना किया था, पर टीजे को लगता है शायद वो मर चुका है। ये सुन क्लोई को भी रोज़ के लिए काफ़ी दुख हुआ। यहाँ टीजे डर गया था कि उसे जेल जाना पड़ेगा, पर यह सब उसने क्लोई की फ़ीस भरने के लिए किया। क्लोई उसे जेल नहीं जाने देना चाहती। यहाँ हम देखते हैं एक ऑफिसर रोज़ की बॉडी के पास बैठा है, पर रोज़ शायद से मर गया था। उस ऑफिसर ने कॉल पर कहा कि जल्दी से कोरोनर को कहो कि अपनी गाड़ी यहाँ लाए और इस बॉडी को उठाकर ले जाए। यहाँ हमें ठीक से पता तो नहीं चलता कि कोरोनर कौन है, पर उसकी बातों से पता चल जाता है कि वो किसी हॉस्पिटल का कर्मचारी हो सकता है। पर पुलिस को अभी भी दूसरे शख्स की तलाश थी, यानी कि टीजे की। यहाँ दोनों भाई बहन परेशान हैं कि टीजे को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। क्लोई एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है, तो वो टीजे के पकड़े जाने के सारे रास्ते देखती है। क्या किसी ने उसका चेहरा देखा या उसने किसी को इस बारे में बताया हो? वो जिस गाड़ी से आया वो कहाँ है? टीजे ने बताया कि न उसे किसी ने देखा, न तो किसी को इस बारे में उसने बताया है, और वो जिस गाड़ी से आया रास्ते में उसने उसे आग लगा दी। यहाँ क्लोई को यकीन हो जाता है कि उसके भाई के पकड़े जाने का कोई चांस नहीं। पर यहाँ टीजे को कुछ याद आया कि वो रोज़ का फ़ोन लेना भूल गया। उसमें टीजे का लास्ट डायल नंबर है जिस फ़ोन पर उन्होंने रॉबरी की प्लानिंग की थी, तो पुलिस आसानी से टीजे तक पहुंच जाएगी। ये सुन क्लोई भी काफ़ी टेंशन में आ गई। उसने सोचा अगर किसी तरह से उन्हें रोज़ का फ़ोन मिल जाए तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी, पर यह काफ़ी मुश्किल था। क्लोई बताती है इस शहर में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो एक मॉर्ग में जाती है जहां बॉडीज़ की ऑटोप्सी की जाती है। किसी तरह से अगर वो उस मॉर्ग में एंटर हो जाए तो उन्हें रोज़ का फ़ोन मिल जाएगा।
रोज़ की बॉडी ले जाने से ठीक 1 घंटे पहले उसने एक न्यूज़ देखी थी। एक लड़की की कार पेड़ से टकराने पर उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को भी उसी मॉर्ग में ले जाया गया होगा। क्लोई उस लड़की की फ्रेंड बनकर उस मॉर्ग में घुसने की कोशिश करेगी और रोज़ का फ़ोन निकाल ले आएगी। प्लान जितना सिंपल दिख रहा था, शायद उतना था नहीं। थोड़ी ही देर बाद दोनों उस मॉर्ग के बाहर पहुंच गए। रात का समय, वहां और दूसरा कोई नहीं। उनके पास आज रात का ही समय है, क्योंकि कल सुबह पुलिस यहां से सारे एविडेंस साथ लेकर चली जाएगी, जिसमें एक रोज़ का फ़ोन भी है। किसी तरह से उसे एविडेंस रूम में दाखिल होना होगा। क्लोई के हिसाब से मॉर्ग में सिर्फ 2 बॉडीज़ होनी चाहिए और एक कॉरोनर, यानी वो शख्स जो पोस्टमार्टम करता है। गेट पर एक बेल था। क्लोई ने उसे बजाया और कहा कि उसे भीतर आना है, ताकि वो अपनी दोस्त से एक आखिरी बार मिल सके। भीतर बैठा कॉरोनर उसकी बातें सुन रहा था, पर उसने गेट नहीं खोला। वहाँ हर जगह कैमरास लगे थे। टीजे ने दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश की, तभी वहाँ का डॉग आकर उस पर भौंकने लगा। अब अंदर जाने का उनका प्लान पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा था। टीजे ने कहा कि भीतर जाने का बस एक आखिरी रास्ता बचा है, वो बॉडी बैग में ही जा सकती है। क्लोई ने कहा वो ये अरेंज कर सकती है। वो दोनों एक टीजे की पहचान के नर्स के पास गए, जो टीजे को ड्रग्स दिया करती थी। दोनों वहाँ गए। क्लोई ने उस नर्स से प्रोपोफॉल की मांग की, पर उस नर्स ने मना कर दिया। क्लोई को उस ड्रग की अच्छी जानकारी थी। वो एक एनेस्थीसिया ड्रग था, जो ब्रेन और सभी नर्व सिस्टम को नंब कर देता है, यानी कि इसे लेने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए मर जाता है। ये सब उसे पता है, क्योंकि वो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है। उसके बाद उस नर्स ने उसे वो ड्रग दे दिया। क्लोई इसके बाद जो करने जा रही थी, वो एक तरह से काफ़ी खतरनाक और जानलेवा था। उसने अपनी कार को एक ब्रिज के नीचे रोक दी। क्लोई बताती है इसे लेने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। इसका असर सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। टीजे को कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि ब्रिज के नीचे एक लड़की की लाश है, पर उसे इस बात का ध्यान रखना है पुलिस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है। उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को ले जाकर मॉर्ग में रख देगी और टीजे उसका मॉर्ग के बाहर इंतज़ार करेगा। फिर उसने खुद को इंजेक्ट किया। धीरे धीरे वो अपना होश खोने लगी और कुछ सेकंड्स में उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसकी बॉडी उसी मॉर्ग में रखी थी। अभी भी उस पर दवा का असर है। उसकी आंखों से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो किसी तरह उठ दरवाज़ा खोलने गई, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वहाँ और 3 लाशें रखी हुई थी, पर उसमें रोज़ नहीं था। तभी उसने देखा बाहर से कोई शख्स उसी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में चाबी थी। उसने अंदर आने से पहले क्लोई ने खुद को ढककर फिर से सो गई। वो काफ़ी डर रही थी। वो शख्स सबके टैग देख उसे एक पेपर पर नोट करने लगा। वो शख्स वहाँ का कॉरोनर है, जो बॉडीज़ की ऑटोप्सी करता है। वो नीचे बैठा तो देखा कि क्लोई की आंख खुली है, पर शायद उसने सोचा लाश की आंख खुली रह गई होगी। उसने इसे अनदेखा कर दिया। वहाँ से वो एक बॉडी लेकर चला गया, पर उसने जैसे ही दरवाज़ा छोड़ा, वैसे ही क्लोई ने उसे भागकर पकड़ लिया, ताकि दरवाज़ा लॉक ना हो जाए। उसके कपड़े भी उतार लिए गए थे। उसने उसी ढके हुए कपड़े से खुद को लपेट रखा था। वो उस रूम से बाहर आई। उसे किसी तरह से एविडेंस रूम पहुंच रोज़ के फ़ोन को लेकर यहाँ से निकलना था, क्योंकि बाहर उसका भाई टीजे उसका वेट कर रहा है। वो वहाँ से चलकर ऑपरेशन थिएटर में आ गई। वहाँ एक लड़की की बॉडी रखी थी। शायद ये उसी लड़की का शरीर है जिसका आज एक्सीडेंट हुआ था। उसने वहाँ पड़े हुए कॉरोनर की ड्रेस उठा ली। वहाँ से वो एविडेंस रूम की तरफ गई। उसने बाहर लगी हुई कांच से देखा, उस रूम में कोई था। अचानक से ये देख वो काफ़ी डर गई। क्लोई छिप गई। कॉरोनर ने निकलने के बाद एविडेंस रूम को लॉक कर दिया। वो डोर्स को हमेशा लॉक रखता और सारी चाबियाँ उसके पास रहती। उसे शक हुआ कि कोई है यहाँ। क्लोई छिप गई थी। उसने ऑपरेशन थिएटर चेक किया, वहाँ कोई नहीं। उसके बाद वो कंट्रोल रूम में चले गया, क्योंकि वहाँ से सायरन बज रहा था। उससे मिलने वहाँ गेट पर कोई आया है। उसने स्पीकर ऑन किया तो पता चला कि कोई मैनिक्स नाम का शख्स गेट पर है। कॉरोनर ने उसके लिए गेट खोल दिया। क्लोई उसके पीछे ही थी। वहाँ भीतर कई लॉक्स थे। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स लिया था। कॉरोनर ने वो बॉक्स उस आदमी को थमा दिया।
क्लोई को बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा था। जाते वक्त उस शख्स ने कहा एलए में एक शख्स है जिसे लीवर की ज़रूरत है, शायद आज रात वो दोबारा से पार्सल लेने आएगा। इस पर कॉरोनर ने कुछ नहीं कहा। यह जान क्लोई काफ़ी डर गई। अब उसे किसी तरह से सेल फ़ोन लेकर बस यहाँ से निकलना है, पर उसके लिए उसे चाबी की ज़रूरत थी जो हर वक्त वो अपने साथ रखता है। वहाँ उसे एक ऑटोप्सी रूम दिखाई दिया। उसमें एक बॉडी रखी थी। उसने वो कपड़ा हटाकर देखा, वो कोई और नहीं रोज़ था। ये देख वो रोने लगी। शायद अब भी वो रोज़ को पसंद करती है। उसने कपड़ा हटाकर देखा तो रोज़ की किडनी निकाल ली गई है। वो जाने लगी। तभी रोज़ को होश आ गया। वो अब भी ज़िंदा था पर काफ़ी बुरी हालत में। उसने देखा रोज़ के हाथों में सलाइन लगा हुआ है। इसका मतलब वो पहले से ज़िंदा था। उसे हॉस्पिटल न ले जाने की बजाय यहाँ भेज दिया गया। यानी इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने रोज़ की एक किडनी निकाल ली थी जिसकी वजह से वो इतने जल्दी चल नहीं पाएगा क्योंकि ज़ख्म हरा है। क्लोई ने फैसला किया कि वो रोज़ को लेकर यहाँ से निकल जाएगी, पर इससे पहले उसे चाबी को चुराना होगा क्योंकि निकलने के लिए दरवाजे पर 3 लॉक्स थे। यहाँ क्लोई देखती है दूसरे रूम में कॉरोनर एक बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा है और उसने चाबी ट्रे में रखी थी। किसी तरह से क्लोई ने वो चाबी ले ली। तभी कॉरोनर के फ़ोन पर एक कॉल आया कि 1 घंटे में उसे एक लीवर चाहिए। ये कॉल लॉस एंजलिस से था और मैनिक्स फिर से ऑर्डर रिसीव करने आएगा। क्लोई ये सब छिप कर सुन रही थी क्योंकि लीवर के लिए वो रोज़ का ही इस्तेमाल करेगा। इससे पहले उसे रोज़ को लेकर यहाँ से निकलना होगा। उसने रोज़ को उठाया पर वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। यहाँ कॉरोनर अपनी चाबी तलाश करने लगा पर उसे कहीं नहीं मिली। उसने ऑपरेशन थिएटर में अपने कपड़े मिसिंग देखे। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई और भी है। उसने देखा मॉर्ग में वो लड़की की बॉडी मिसिंग है। क्लोई जल्दी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही क्योंकि उसमें कई चाबियाँ थीं। कॉरोनर कंट्रोल रूम से उन्हें देख रहा था। उसने सभी लाइट्स बंद कर दी। दरवाज़ा खुलने पर रोज़ थक कर नीचे गिर गया। अब वो चलने की हालत में नहीं था। तभी वहाँ कॉरोनर आ गया और उसने उनके मुंह पर किसी स्प्रे का इस्तेमाल कर उन्हें बेहोश कर दिया। जब क्लोई को होश आया तो उसने खुद को ऑटोप्सी रूम में बंधा पाया। उसके सामने रोज़ का शरीर था पर वो अब भी बेहोश है। कॉरोनर उसका लीवर निकालने जा रहा है। क्लोई ने उससे रिक्वेस्ट की अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो ये बात किसी से नहीं बताएंगे। उसने कहा तो यहाँ से निकल कर भी कहाँ जाओगे? फिर से वही क्राइम वाली ज़िंदगी में, फिर से उसी बेकार दुनिया में। तुम जैसे लोग बोझ हो इस दुनिया में जो दूसरों का हक छीन रहे हैं, पर जो काबिल हैं इन ऑर्गन्स के ज़रिए मैं उन्हें एक नई ज़िंदगी दे रहा हूँ। तुम जैसे लोगों ने सिर्फ इस दुनिया से कुछ न कुछ लिया है पर इसे कुछ दिया नहीं। बेईमानी और चोरी करके खाया है। हर एक काम में शॉर्टकट यूज़ किया। पर क्लोई ने इस बात से साफ इनकार किया कि वो एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार लड़की है। यहाँ क्लोई ने बताया कि वो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है। इस पर उसने कहा कि तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि एक इंसान के भीतर करोड़ों की संपत्ति छिपी है। किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, आइज़ और बोन मैरो, यहाँ तक कि शरीर के स्किन की भी कीमत है। उसने क्लोई के सामने ही रोज़ का लिवर निकाल लिया। उसके बाद रोज़ की मौत हो गई। क्लोई बस उसे देख रोती रही। उसके बाद उसने उस लीवर को एक बॉक्स में रख दिया और उसमें नाइट्रोजन लिक्विड गैस भर दी ताकि भीतर टेम्परेचर मेंटेन रहे। तभी कॉरोनर की बेटी का कॉल आया। उठाने से पहले उसने क्लोई के गले पे नाइफ़ लगा दिया ताकि वो आवाज़ न करे। यहाँ पता चला कि कॉरोनर का एक परिवार भी है जिससे छिपकर वो ये कारोबार चलाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। किसी तरह से उसने अपना हैंडकफ खोल लिया। कॉरोनर को आवाज़ सुनाई दी। जब वो भीतर आया तो वो रूम में नहीं थी। क्लोई ने वहाँ पड़े नाइट्रोजन गैस को ले लिया और एविडेंस रूम के डोर लॉक पर स्प्रे करने के बाद उसे तोड़ दिया। उसे एविडेंस बॉक्स मिल गया पर फ़ोन लेने से पहले कॉरोनर रूम में आ गया। उस बॉक्स से क्लोई ने गन निकाल ली थी जो कि पता है रोज़ की नकली गन है, बॉल गन। पर क्लोई को ये बात नहीं पता। कॉरोनर उस बॉक्स के पास आया। क्लोई वहीं छिप गई। कॉरोनर ने वो फ़ोन लिया। तभी क्लोई ने उसके सामने आकर गन पॉइंट कर दिया कि उसे वो सेल फ़ोन चाहिए। इस पर उसने बताया कि तुम्हें शायद फॉरेंसिक के रूल्स पता नहीं कि एविडेंस बॉक्स में या तो अनलोडेड गन रखी जाती है या फिर नकली। क्लोई ने उस गन से उसकी आंख पर शूट कर दिया। वो बॉल उसकी आंख पर जा लगी और उसकी आंख की बगल से ब्लड आने लगा।
मौके का फ़ायदा देख वो वहाँ से भागने लगी, पर उसने फ़ोन नहीं लिया क्योंकि अब भी फ़ोन उसके हाथ में था। कॉरोनर ने जाकर रोज़ के फेस से फ़ोन को अनलॉक किया। यहाँ उसे सब कुछ पता चल गया कि क्लोई अपने भाई टीजे को बचा रही है। क्लोई भागकर नीचे एक रूम में गई। वहाँ कई सारे पेशेंट थे जो जिंदा थे, पर सभी के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स निकालकर ट्रैफिक्ड किए जा चुके हैं, आँखों से लेकर लिवर, किडनी सब। ये देख क्लोई काफ़ी डर गई। उसे नहीं पता था कि ये कारोबार इतना बड़ा है। कॉरोनर कंट्रोल रूम से बात कर रहा था कि उसे क्लोई की सच्चाई पता चल चुकी है। वो अपने भाई टीजे को बचा रही है। क्लोई सब सुन पा रही है। वहाँ से क्लोई कॉरोनर के रूम में गई, जो कि उसका पर्सनल रूम था। वहाँ के टेलीफोन से उसने टीजे को फ़ोन किया, जो कि कब से उसका मॉर्ग के बाहर वेट कर रहा है। क्लोई ने कहा कि वो सेल फ़ोन नहीं ला पाएगी और शायद वो भी ना आ पाए, इसलिए वो आज रात ही ये शहर छोड़कर निकल जाए। पर टीजे ने कहा वो उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। क्लोई काफ़ी इमोशनल हो गई। तभी अपने डॉग की मदद से कॉरोनर उस कमरे में आ गया। उसने फ़ोन की लाइन भी काट दी। यहाँ हम देखते हैं टीजे ने पुलिस को कॉल कर दिया। यहाँ क्लोई भी उस कमरे से भाग गई। यहाँ हम देखते हैं बाहर ऑफिसर आ गया। ये वही ऑफिसर है जिसके कहने पर रोज़ की बॉडी यहाँ लाई गई थी। टीजे ने कहा वो सब कन्फेस कर देगा, पर उससे पहले उसे उसकी बहन को बचाना होगा। यहाँ हम देखते हैं डॉग उसका पीछा कर रहा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्लोई बॉक्स से उसे लीवर निकाल कर देती है। क्लोई कंट्रोल रूम के कैमरा में देखती है ऑफिसर टीजे को लेकर मॉर्ग के भीतर आ गया है। ये देख वो काफ़ी घबरा गई कि टीजे ने सब कुछ कन्फेस कर दिया। यहाँ वो ऑफिसर टीजे को लेकर भीतर आया और क्लोई काफ़ी डरी हुई उनसे मिली। उसने कॉरोनर की सारी बात बताई। उसके बाद उस ऑफिसर ने क्लोई के सर पर ज़ोरदार हमला किया। जब टीजे आया तो उसने उसके भी चेहरे पर मार दिया। इससे पता चला कि वो ऑफिसर भी इन सब में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्लोई ने रोज़ की गन उस पर पॉइंट कर दी। उस ऑफिसर को लगा कि ये असली गन है। तभी कंट्रोल रूम में कॉरोनर आ गया और माइक पर उसने बता दिया कि ये गन फेक है। ऑफिसर ने अपनी गन निकाल ली, पर कॉरोनर ने कहा वो दोनों उसे ज़िंदा चाहिए। क्लोई और टीजे वहाँ से भागने लगे। कॉरोनर ने गेट भी बंद कर दिया। यहाँ हम देखते हैं दोनों भागकर बिल्डिंग के बेसमेंट में छिप गए। ऑफिसर ने बेसमेंट को बाहर से लॉक कर दिया। यहाँ हम देखते हैं मैनिक्स लीवर लेने आया है। यहाँ ऑफिसर कॉरोनर पर चिल्लाता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करता हूँ। यहाँ कॉरोनर मैनिक्स को बताता है कि यहाँ एक इमरजेंसी आ गई है, जिस वजह से लीवर तुम्हें 1 घंटे बाद मिलेगा। पर मैनिक्स सुनने को राजी नहीं। यहाँ वो ऑफिसर को देख लेता है। उसके बाद ऑफिसर ने उसे गोली मार दी, पर मैनिक्स जिंदा है। एक बार को कॉरोनर ने सोचा कि मैनिक्स का ही लीवर निकाल लूँ, पर उसे वही गोली लगी थी। ये सब क्लोई और टीजे बेसमेंट से छिपकर देख रहे थे। ऑफिसर अपनी गाड़ी से टीयर गैस लाने चला गया, जिससे मारकर वो दोनों को बाहर लाया जा सके। यहाँ दोनों छिपकर आते हैं और मैनिक्स को नीचे रूम में लेकर चले गए। कॉरोनर ने कंट्रोल रूम के कैमरा में ये सब देख लिया। उन्होंने उस रूम में टीयर गैस छोड़ दिया। वहाँ 2 ऑक्सीजन मास्क थे। क्लोई ने मैनिक्स और टीजे को दे दिया। यहाँ टीजे को कॉरोनर ने पकड़ लिया। अब वो उसका लीवर निकाल कर डिलीवर करेगा। यहाँ क्लोई ने ऑफिसर को जान से मार दिया। क्लोई देखती है कॉरोनर उसके भाई का लीवर निकालने जा रहा है। उसने कॉरोनर के चेहरे पर नाइट्रोजन गैस मार दिया। उसके बाद वहीं उसके चेहरे को टेबल पर पटक दिया, जिससे उसका एक तरफ का चेहरा टूट गया। और उसके बाद क्लोई ने उसकी जान ले ली और यहाँ तीनों की जान बच गई। मैनिक्स ने कहा अगर क्लोई ने उसे कॉरोनर का लीवर निकाल कर दे दिया तो वो उसे अच्छे पैसे देगा। यहाँ क्लोई उसकी बात मान जाती है। क्लोई ने उसे लीवर निकाल कर दे दिया। उस काम के उसने $25,000 पे किए। उसके बाद मैनिक्स ने कहा वो उन्हें घर तक छोड़ देगा। क्लोई और टीजे उसकी गाड़ी के पीछे बैठ गए। जाते वक्त हम देखते हैं क्लोई की आंखें नम है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, शुरुआत में टीजे जो नोवेल गाड़ी में पढ़ रहा था वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। वो नोवेल जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है, जो कि डिस्टोपियन सोसाइटी पर बेस्ड है। जब सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, जहाँ सिर्फ एक ताकतवर शख्स दुनिया को कंट्रोल करता है, जिसे सब बिग ब्रदर के नाम से जानते हैं। हालांकि ये एक फिक्शनल नोवेल है, पर इसे एक फ्यूचर प्रेडिक्शन भी माना जाता है, जैसे कि मॉर्ग के बाहर दीवार पर बना हुआ सिंबल और ग्राफिटी साफ बताता है कि हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। ये मैसेज इस फिल्म में जानबूझकर पुट किए गए थे।
दोस्तों तो देखा आपने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का व्यापार कितने बड़े स्तर पर चलता है। एक आंकड़े के अनुसार पता चलता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री लगभग $100 बिलियन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पर इस बारे में कोई नहीं जानता। ऑर्गन सेलिंग एक तरह से इलीगल है, पर कई लोग खुद से भी अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए। इस मामले में पॉवर्टी वाले देशों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। इसमें अफ्रीका के कई देश हैं जहां लोग मजबूरी में अपने ऑर्गन्स बेच देते हैं। ब्लैक मार्केट्स में इन ऑर्गन्स की कीमत कई ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ऑर्गन किडनी है। आप इस चार्ट में देख सकते हो, जो रेड में फील्ड है वो डोनर कंट्रीज़ है और जो ग्रीन में फील्ड है वो रेसिपिएंट कंट्रीज़ है। डोनर में सभी एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं और रेसिपिएंट में यूरोप के देश हैं। दोस्तों गूगल पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग के तमाम आर्टिकल मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि कभी इस मुद्दे का जिक्र नेशनल मीडिया नहीं करती। कुछ इंसिडेंट्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है जिसे बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि देखने के बाद मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था। दोस्तों हर फिल्म बनाने के पीछे एक एजेंडा होता है। फिल्में समाज का आईना होती है जिसके ज़रिए हम समाज को हकीकत से रूबरू करवा पाते हैं। शायद ये फिल्म भी सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। ये कोई हॉरर थ्रिलर नहीं थी, मेरे हिसाब से ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री थी। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।